नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नंदिनी मित्तल। सब लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण देश दुनिया में अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ा है और सबसे ज़्यादा असर पड़ा है उद्योगों पर। हिमाचल प्रदेश में उद्योगों की क्या स्थिति है, इस पर आज हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा कि उद्योगों पर व्यापक असर पड़ा है, अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो कितना असर है? कोरोना महामारी में पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में काफ़ी परिस्थितियाँ जो वो इस प्रकार की बनी हैं। जब कोरोना की शुरुआत हुई, जो लॉकडाउन के हमारे जो फेजेज़ अलग अलग चलते रहे, उस समय हिमाचल प्रदेश के अंदर एक तरह से पूरे की पूरा इंडस्ट्री जो है वो खड़ी हो गई थी। केवल और केवल जो एसेंशियल इंडस्ट्री है, जैसे फार्मास्यूटिकल है, दवाई बनाने वाली इंडस्ट्री है, वो लगातार चलती रही, लेकिन वो भी पूरे लोड के ऊपर नहीं, कम वर्कर्स के साथ चलती रही। जिस प्रकार का समय समय के ऊपर ये SOP हमारा आता रहा, उसी प्रकार की परिस्थितियों में वो चलता रहा। लेकिन आज परिस्थितियों में बहुत फ़र्क आया है। जिस प्रकार से जो सोचा गया कि हम लोगों को कोरोना के साथ ही चलना है, एक तरफ कोरोना है, एक तरफ प्रदेश है, प्रदेश कैसे आगे बढ़े, तो उस संदर्भ में मैं ये कह सकता हूँ कि आज की परिस्थितियों के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो इंडस्ट्री है, लगभग 90% इंडस्ट्री जो है वो इस समय काम कर रही है। वो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों ही प्रकार की इंडस्ट्री काम कर रही है। और पहले ये भी था कि हमारे पास शायद स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर नहीं होंगे, लेकिन आज की तारीख में हम सब सारी चीज़ों के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से नियंत्रण बना हुआ है और जहाँ जहाँ जिसकी जरूरत है वहाँ वो व्यक्ति काम कर रहा है। इससे पहले कि हम हिमाचल प्रदेश पर आएँ, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात कही और कहीं ना कहीं इसका पूरा तात्पर्य था कि गरीब को फ़ायदा पहुँचे, उद्योगों को फ़ायदा पहुँचे और ख़ास करके मध्यम, लघु और जो छोटे उद्योग हैं उनको फ़ायदा पहुँचे। हिमाचल प्रदेश को इसका कैसा लाभ मिला है और किस तरह से मिला है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस कोविड महामारी के अंदर हम लोग सारी चीज़ों को छोड़कर नहीं बैठे हैं। इन परिस्थितियों को अवसर में बदलने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये जो आप 20 लाख करोड़ पैकेज की बात कर रहे हैं, ये आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री जी ने इसकी अनाउंसमेंट की है पैकेज की, और ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है, ये हमारी GDP का 10% है। इसलिए इस पैकेज के माध्यम से अलग अलग प्रकार से इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री की डेफिनेशन को बदलना, स्ट्रेस इंडस्ट्री के ऊपर पैसा देना, उसके बाद कोलेटरल फंड के ऊपर देना, बिना गारंटी के लोगों को लोन देना, ये सारी की सारी चीज़ें इसके बीच में आती हैं। और मुझे आपको बताते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 98% MSME है। इसलिए इस 98% MSME में जो हमारा कोलेटरल, मैं लोन की बात कर रहा हूँ, वो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर 2000 करोड़ तक हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। लेकिन आज की परिस्थितियों के अंदर जो हमारे पास फिगर आई है, 1250 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के कारोबारियों ने इस कोलेटरल फंड के जो माध्यम से जो उनको पैकेज मिला है उसका लाभ उठाया है। इसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के अंदर भी आपने देखा होगा कि अभी जो भारत सरकार है उसने जो इंडस्ट्री है उसकी डेफिनेशन को बदला है। उन्होंने जो आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज हम लोगों को मिला है उसमें MSME की डेफिनेशन को बदला है। इसमें जो हमारी सबसे छोटी परिभाषा आती है, सेवा इकाइयों की परिभाषा में चेंज किया है। इसमें इन्वेस्टमेंट की सीमा 1 करोड़ और वहाँ पर जो कारोबार है उसकी सीमा को 5 करोड़ उन्होंने किया है। ये मैं अलग अलग की बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से डेफिनेशंस को बदलते हुए हमने कारोबार को 50 करोड़ रुपये तक MSME के माध्यम से डेफिनेशन को बदल के, ताकि जो बड़ा उद्योग है वो भी MSME में ही आए। एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो इस आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज मिला है, 200 करोड़ रुपए तक कोई भी इंडस्ट्री, बाहर का इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री है वो ग्लोबल टेंडरिंग उसकी नहीं होगी, केवल और केवल हिंदुस्तान की इंडस्ट्री उसमें पार्टिसिपेट करेगी। इस प्रकार के जो डिसीजन लिए गए हैं, मुझे ऐसा लगता है हमारे हिमाचल प्रदेश में काम करने वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको एक बहुत बड़ा लाभ मिला है। विक्रम जी, आपने परिभाषा बदलने की बात की उद्योगों की, लेकिन एक आम आदमी को समझ नहीं आता है कि किस तरह से परिभाषा अगर बदलेगी तो उद्योगों को फ़ायदा पहुंचेगा। हमने छोटी इकाई के लिए
उसकी सीमा जो है, उसकी इन्वेस्टमेंट करने का जो 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 सीमा थी, छोटी इकाई किसकी कैसे डिफाइन करते थे? हम छोटी इकाई उसको कहते थे जिसका कारोबार केवल और केवल 5 करोड़ तक होगा। अब हमने छोटी इकाई की डेफिनेशन ही बदल दी कि जिसका निवेश, जिसकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ की होगी और जिसका जो कारोबार है वो 50 करोड़ का होगा। यानी हमने दायरा बढ़ा दिया। हमने उस डेफिनेशन में उस इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री का दायरा केवल और केवल 20 करोड़ तक आता था, आज वो 50 करोड़ तक आएगा। जब उसका दायरा बदला है तो दायरा बदलने के कारण उसको कॉम्पीट करने के लिए, उसका कंपटीशन में भाग लेने की पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ी है। इस प्रकार से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो श्रमिक हैं वो काफ़ी हद तक वापस लौट गए हैं। बहुत बड़ी समस्या है उद्योगों के लिए कि किस तरह से प्रोडक्शन नॉर्मलाइज की जाए। हिमाचल प्रदेश सरकार इस बारे में क्या सोच रही है? आपके ध्यान में रहे कि आज वो परिस्थिति नहीं है। आज जो श्रमिक यहाँ से चला गया था, आज वो जो उनकी इंडस्ट्री का मालिक है उसको बार बार कह रहा है कि मुझे किसी न किसी तरीके से आप बुलाइए। हमारे पास जो विषय आया था, उस विषय को आने के बाद हम लोगों ने अभी एक SOP अभी 2-3 दिन पहले भी जारी किया है कि 1 टाइम रिलैक्सेशन, एक बार हिमाचल प्रदेश में आए, क्वारंटीन हो और उसका टेस्ट हो, टेस्ट के बाद वो अपने काम पे जाए। और आपको बताते हुए मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि हिमाचल प्रदेश से जाने वाला लेबरर, मजदूर वापस आ रहा है। इसमें बड़ी ज़्यादा तेज पेस नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक जो लोग हैं वो वहाँ से वापस आ रहे हैं। अच्छा, एक और बात जानना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि जब श्रमिक चले गए तो उद्योगों को कहीं ना कहीं श्रमिकों की कमी महसूस होने लगी, और जब वापस उनको बुलाना पड़ेगा तो हो सकता है कि श्रमिक को ज़्यादा पैसे देकर बुलाए, क्योंकि उद्योग चाहता है कि वो चले। कुछ ऐसा उदाहरण आपको देखने को मिला है? निश्चित तौर से आज आप रोज़ टेलीविज़न देख रहे हैं। अब महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है, मालिक अपनी गाड़ी भेज रहा है उनको लाने के लिए। इसलिए निश्चित तौर पर जिस समय वो यहाँ वापस आएगा उसको ज़्यादा प्रलोभन दिया जाएगा। की प्रधानमंत्री ने एक समय में बात की थी, आपको बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। आज कामगार को ऐसा महसूस होता है कि ये मेरा हक है और मुझे उस हक के साथ दोबारा वापस जाना है। वो जो आप बातें कह रहे हैं, ऐसा भी मेरे को सुनने में आया है। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको ऐसा लगता है कि बिना कामगार के मेरा काम नहीं चलेगा, बिना मजदूर के मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए जिस प्रकार की बातें, जिस प्रकार के उदाहरणों की आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर से ऐसा हो रहा है। जी, आपसे जानना चाहूँगी कि हिमाचल प्रदेश पर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की नज़र है, क्योंकि एक फार्मा हब है। कहा जाए तो देश दुनिया में हमारे यहाँ बनी हुई दवाइयाँ जो है वो एक्सपोर्ट होती हैं। उस इंडस्ट्री का इस समय क्या स्थिति है, क्या वहाँ काम हो रहा है? और ख़ास करके कोरोना महामारी के दौरान कहीं ना कहीं एक नज़र है कि यहाँ पर वैक्सीन बनेगा, उस की ओर अगर देखें तो क्या स्थिति है? निश्चित तौर से पूरे हिंदुस्तान के लोगों की नज़र हिमाचल प्रदेश की तरफ है। एशिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हब हमारे यहाँ पे है और वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में भी हमारी बहुत सी इंडस्ट्री लगी हुई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग उसमें सफल भी होंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात आपको और शेयर करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की परिस्थितियाँ पूरे विश्व में बनी हैं, आने वाले दिनों में बहुत सी इंडस्ट्री ऐसी है जो चाइना में काम नहीं करना चाहती। वो इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में भी एक ऐसा वातावरण तैयार किया है कि जो भी इंडस्ट्री बाहर से आए वो हिमाचल में ज़रूर आए। इसी के संदर्भ में आपके ध्यान में रहे कि मेगा हमारा जो हम अभी एक जो फार्मा पार्क के बारे में हम जो विषय हम लेके आ रहे हैं, और निश्चित तौर से मुझे ऐसा लगता है कि जो मेगा जो हमारा ड्रग पार्क जिसको कहते हैं, उस ड्रग पार्क ने जिस समय उसकी हमने पूरी तैयारी की है, हम केवल और केवल एक स्थान के ऊपर नहीं, हमने 2 स्थान हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी चयनित किए हैं। जब इस प्रकार की चीज़ें हिमाचल प्रदेश के अंदर आएंगी, हिमाचल प्रदेश में काम करने वाली फार्मास्यूटिकल को यहीं पर ही उसका रॉ मटेरियल मिलेगा, तो निश्चित तौर से हम और आगे बढ़ेंगे। इसलिए जो आप फार्मास्यूटिकल की बात आप कर रहे हैं, हम इसमें और आगे बढ़ना चाहते हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, हिमाचल प्रदेश जरूर इस क्षेत्र में और आगे बढ़ेगा। लोकल फॉर वोकल की प्रधानमंत्री बात करते हैं। अगर हम उद्योग की बात करें तो कितना फ़ायदा हिमाचल प्रदेश को होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास छोटे उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं, और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ये उद्योग अपने देश में चीज़ें बनाएं। लोकल फॉर वोकल का जो आप विषय लेके आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है हम तो पूर्ण रूप से उसी पे काम कर रहे हैं।
हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री ऐसी है, 90% इंडस्ट्री ऐसी है जिसकी खपत हिंदुस्तान के अंदर ही है, 10% ऐसी है जो हम बाहर बेचते हैं। तो उसमें वो जो नारा दिया गया है वो नारा सबसे सटीक हिमाचल प्रदेश में बैठता है। और मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से इकाइयों के बारे में मैंने बताया, जिस प्रकार से कारोबार की डेफिनेशन को बदलना, एमएसएमई की डेफिनेशन को बदलना, हमें हर प्रकार का वहाँ पे पैकेज देना, हमें लोकल टेंडर्स के विषय में जो ग्लोबल टेंडरिंग ना होना, इन सारे विषयों को अगर हम देखा जाए तो मुझे लगता है लोकल फॉर वोकल के नारे को स्ट्रेंथन करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही। जी, एक और बात है, फूड प्रोसेसिंग पर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस था आपकी सरकार का। उस दिशा में हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर बात की जाए तो सेब बहुत होता है, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स में हम बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो उस दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं? एक मेगा फूड पार्क हमारे हिमाचल प्रदेश में ऊना में है, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, वहाँ पे इंडस्ट्री आ भी रही है। लेकिन मैं एक बात बड़े उसमें बोलना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कोल्ड चेन फूड प्रोसेसिंग को जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर एक्सपेंशन करनी चाहिए थी, शायद उतनी बड़े तरीके से हम एक्सपेंशन नहीं कर पाए हैं। सरकार का भी ये इसके ऊपर कंसंट्रेशन है, हमें केंद्र सरकार से इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, हम इसको बहुत ज़्यादा आम जनमानस के अंदर जो हमारी इंडस्ट्रियल कनक्लेव होती है, जैसे हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ था, उसमें लोगों ने बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट इन सारे विषयों पे दिखाया था। लेकिन जब बीच में कोरोना के कारण से हमारी वो स्पीड कम हुई है, लेकिन फिर भी फूड प्रोसेसिंग में हम लोगों को और बहुत बड़ा काम करने के लिए अभी पड़ा है। कोई नीति अगर आप तैयार कर रहे हैं, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा यूनिट है जिसमें बहुत कम कहा जाए तो प्रदूषण फैलता है, साथ ही जो लोकल हमारा प्रोड्यूस है उसकी खपत होती है, तीसरी बात हमारे लोकल लोगों को कहा जाए तो रोज़गार के अवसर प्रदान होते हैं। आपके ध्यान में रहे कि हिमाचल प्रदेश हमारे भारतवर्ष के अंदर आदरणीय मोदी जी द्वारा जो चलाई गई सारी योजनाओं में एक बहुत बड़ा सब्सिडी का कंपोनेंट इस प्रोसेस जो हमारा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उसमें दिया गया है। इसलिए जो लोग जहां आते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोत्साहन दिया जाता है। और हमने कोशिश भी की है कि हिमाचल के डिफरेंट जो प्लेसेस हैं वहाँ पर इन सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि यही केवल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हिमाचल प्रदेश के इनर पार्ट्स के अंदर भी खुल सकती है। बाकी की इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर है, इसलिए हम इसके ऊपर कंसंट्रेट भी कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम और ज़्यादा सफल होंगे। एक और बात आपसे जानना चाहूँगी कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान बहुत सारी कंपनियां हिमाचल प्रदेश में आना चाहती थी, अब उनकी क्या स्थिति है? और दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में अच्छा माहौल है, ये सबको पता है, एक सस्ती बिजली हम सब उद्योगों को प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी बात उठती है कि उनको ज़मीन लेने में समय लगता है या उद्योग लगाने में समय लग जाता है। उसको सरल प्रक्रिया बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार क्या कर रही है? ग्लोबल इन्वेस्टर मीट एक हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत ही बढ़िया इवेंट हमारा रहा है। लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व के लोगों ने उसमें बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया और सारी चीज़ों के चलते चलते हमने 13,500 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग भी जो है वो हमने कर दी थी। लेकिन अब हमारे लिए विषय यही रहा कि इन सारे जिस प्रकार के कार्यकाल से हम लोग गुजर रहे हैं उसके कारण से उसकी स्पीड में कमी आई है। लेकिन मैं एक बात बड़े दावे से कह सकता हूँ, परिस्थितियाँ जैसे ही अनुकूल होंगी, निश्चित तौर से जिन लोगों के साथ हमारे MOU साइन हुए हैं हम उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि किसी भी संकट काल को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए, प्रदेश सरकार क्या समझती है? निश्चित तौर पे हम भी उन्हीं पद चिन्हों के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी ये लगातार कोशिश है कि इस कार्यकाल के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वर्क करें। इस कार्यकाल के अंदर हम अपनी पॉलिसीज़ के अंदर किसी प्रकार की लिबरलाइजेशन लानी है उसको लाएं, हमने कोई एक्ट अमेंड करना है, हमने कोई ऑर्डिनेंस लाना है। हमने इन दिनों में इन सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी काम किया है मेरे विभाग ने, चाहे वो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, चाहे इंडस्ट्री है, हम लोग लगातार उस काम में लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ अभी भी आज भी हमारी सिंगल विंडो की हमारी मीटिंग थी, तो मैं देख रहा हूँ कि लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो निश्चित तौर से मुझे ऐसा लगता है माहौल अच्छा होगा, वातावरण अच्छा होगा, वातावरण अनुकूल होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिखाए गए रास्ते के ऊपर हम लोग चलेंगे और निश्चित तौर से हम लोग सफल होंगे। हम श्रमिकों की कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना समय में कहीं ना कहीं
एक तस्वीर उभर कर आई कि उन लोगों को अपने घर जाना पड़ा, कई लोग पैदल चलते हुए नज़र आए। हिमाचल प्रदेश सरकार उन श्रमिकों के लिए किस तरह से योजना बना रही है कि कल को जब इस तरह का विपत्ति का समय आए तो उनको इस तरह की असुरक्षा की भावना से ना गुजरना पड़े? दो बातें आपके साथ साझी करना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर हमने हिमाचल प्रदेश में रहने वाला मजदूर, श्रमिक, जो कामगार बोर्ड के साथ जो पंजीकृत था, उनकी संख्या लगभग 1,40,000 है। अभी बड़ी होगी। उस 1,40,000 में से हम लोगों ने 1,19,000 लोगों के खाते में 2 बार 2-2 हज़ार रुपया डाला। अभी तीसरी बार 2,000 रुपया उनके खाते में जा रहा है। यानी हमने एक एक श्रमिक को जो पंजीकृत है उनके लिए जब व्यवस्थाएं की कि उसको इस संकट के कार्यकाल के अंदर एक सरकार की तरफ से इस प्रकार की व्यवस्था जो है बनाई जाए। दूसरा, इस कार्यकाल के अंदर हिमाचल प्रदेश के बहुत से लोग बाहर रहते हैं, उन लोगों ने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर आए हैं और आज जो परिस्थितियां बनी हैं मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी वापस जाने वाले हैं। हमने उसके लिए भी एक मैकेनिज़्म तैयार किया है, उनकी भी हम पूरी की पूरे लोगों की रजिस्ट्रेशन की है। हमने एक पोर्टल किया है, उस पोर्टल के माध्यम से उन लोगों को हम रजिस्टर करेंगे और उसके साथ साथ जो हमारा एम्प्लॉयर है उसको भी उसके ऊपर रजिस्टर करते हैं। एम्प्लॉयर को किस प्रकार के व्यक्ति की ज़रूरत है, हम जो व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में आया है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके पास एक्सपीरियंस क्या है, वो कौन सा काम करना चाहता है, उसको भी हमने पोर्टल पे लिया है। और दूसरी तरफ जिनको उनकी ज़रूरत है उनको भी हमने पोर्टल पे लिया। तो दो महत्वपूर्ण काम इस क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने किए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमें इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे विभाग हैं जो मेरे साथ रिलेटेड नहीं है, वहाँ पर भी चाहे वो आशा वर्कर की बात हो, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर की बात हो, उनको प्रोत्साहित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके खातों में भी कुछ ना कुछ डाला है। इसलिए जो वर्ग बिल्कुल नीचे का वर्ग है उस वर्ग के लिए हर प्रकार की मदद की गई है। उसमें प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत बड़ी मदद की है और आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार चल रही है, समय समय के ऊपर हम लोगों का बैठना होता है और हम लोगों ने आपस में बैठकर इन सारी चीज़ों का निवारण कैसे किया जा सके। और मुझे इस बात की खुशी है कि इन सारे कार्यक्रमों के चलते हुए हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बड़ा ही पॉजिटिव माहौल बना है और लोगों के बीच में आशा की किरण उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार नजर आती है। जी, एक और बात मेरे मन में आ रही है, वो ये है कि आमतौर पे देखा गया है कि उद्योग अपने सारे श्रमिकों को पंजीकृत नहीं करवाते हैं और ये बात इसलिए छुपाई जाती है ताकि उन्हें जो है कहीं ना कहीं उनको कोई लाभ ना पहुंचाना पड़े। क्या सरकार ये कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति उभरी इस कोरोना महामारी में, कि सभी 100% श्रमिकों का पंजीकरण हो ताकि जब कभी इस तरह की विपत्ति का काल आए तो उन लोगों को जो है सरकारी मदद कम से कम पहुंचाई जा सके? मैं जो आपके साथ पंजीकरण का विषय ले रहा हूं वो मैं उन मज़दूरों का ले रहा हूं जो मनरेगा में काम करते हैं, जो MP हेड के कंपोनेंट में काम करते हैं, MLA के कंपोनेंट में काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले मजदूर का रजिस्ट्रेशन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसको EPF मिलता है। अगर हम वहाँ पे इन चीज़ों की चोरी होती है तो उसको EPF नहीं मिलता। मेरा विभाग लगातार इस कोशिश में है कि हम सब लोग इन बातों का ध्यान रखें। हिमाचल प्रदेश का नौजवान जो वहाँ काम कर रहा है उसका पंजीकरण ठीक हो, उसको EPF पूरे का पूरा मिले। लगातार हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी कंप्लेंट्स आती हैं। जहाँ पे कंप्लेंट्स आती है हम वहाँ पे चलान भी करते हैं और हमारी ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करके, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम करके इस प्रकार की समस्याएं ना आएँ, इसके ऊपर हम लोग चिंता करते हैं। विक्रम जी, अब हमारे दूरदर्शन के माध्यम से श्रमिकों को और उद्योगपतियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि इस महामारी में हम लोग सजग रहें, हम लोग उन सारी बातों का ध्यान करें जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी समय समय के ऊपर लोगों को बताते हैं कोरोना से हम लोगों ने कैसे बचना है, कोरोना के क्या उपाय हैं। जब तक इसका कोई परमानेंट हल नहीं निकलता तो जिस प्रकार की बातें कही गई हैं उनकी तरफ हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की धरती के ऊपर काम करने वाले जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, मेरा उनसे भी यही निवेदन है कि जिस प्रकार के कार्यक्रम, जिस प्रकार की नीति हिमाचल प्रदेश सरकार ने बनाई है कि उनके कारखाने के अंदर 80% हिमाचली हो, उनके कारखाने के अंदर स्किल्ड और अनस्किल्ड लोग जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के हों, उनके
इंडस्ट्री के अंदर काम करते करते व्यक्ति का एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जो है वो कटे और उसकी सहूलत हर जो हमारा कामगार है उसको मिले। मुझे ऐसा लगता है जब हम इस प्रकार का काम करेंगे तो निश्चित तौर से हिमाचल प्रदेश और आगे बढ़ेगा, हिमाचल प्रदेश का और विकास होगा। विक्रम सिंह जी ने बहुत अच्छी बात की कि हमको कोरोना महामारी के दौरान सजग रहना है, वहीं ये भी ध्यान रखना है कि उद्योग आगे बढ़े ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जा सके। विक्रम सिंह जी, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।